हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम वेरियस पैरामीटर्स यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कैसे मेजर होता है, इंट्रोडक्शन किए थे गैसेस स्टेट के बारे में। ठीक है, मैं बता दूं कि कुछ सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड मेरा सब्सक्राइबर्स हिंदी में वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो आज से हिंदी में ही वीडियो बनेगा। ठीक है, सो आई होप इट विल नॉट बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो इंट्रोडक्शन क्लास के बाद आज हम गैस लस के बारे में पढ़ेंगे। ढेर सारे गैस लस हैं, सो हम डिस्कशन करेंगे गैस लॉस। ठीक है, ये जो गैस लॉस में क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, एक गैस का इनमें से कोई भी वैल्यू का चेंज होने से और एक वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम का क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, ये सब चीजें इधर ही डिस्कशन होगा। ठीक है, तो चलो पहले वाला जो गैस लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट वन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है इसको बताया गया है, और इधर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और मास ऑफ द गैस भी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को जाने से पहले अभी हम एक फिगर से पता करेंगे कि कैसे प्रेशर चेंज होने से या फिर वॉल्यूम चेंज होने से प्रेशर का क्या चेंज होता है। देखो, जैसे कि ये है एक सिलेंडर जिसमें एक पिस्टन है जिसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। पहले जो सिलेंडर हम देख रहे हैं, ये वाला सिलेंडर में गैस का वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी अगर पिस्टन को नीचे दबाएंगे, सोचो कि हम 500 सेंटीमीटर क्यूब से 250 सेंटीमीटर क्यूब बना लिया। ठीक है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। एंड जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं इंट्रोडक्शन क्लास में कि सीसी इज नथिंग बट सेंटीमीटर क्यूब मींस एमएल। 1 सीसी इज इक्वल टू 1 एमएल। सेंटीमीटर क्यूब सीसी सेंटीमीटर क्यूब। सो इनिशियल क्या था, सो इनिशियल वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब था। Consider that when the volume was 500 centimeter cube, the pressure was say 1 atm. गैस का प्रेशर कितना था इस सिलेंडर में? 1 atm. अभी नीचे दबा लिया गया जो सिलेंडर का पिस्टन है, वॉल्यूम कम गया, वॉल्यूम कम होने से ये हो गया 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब हो जाने से प्रेशर कितना होगा, प्रेशर गज से प्रेशर को माप सकते हैं। ठीक है, इधर क्या दिखाता है 2 atm। क्या दिखाता है 2 atm। तो अभी हम देखते हैं कि वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ता है। यह है जिस्ट ऑफ द बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो अभी हम स्टेटमेंट आएंगे। क्या है ये बॉयल्स लॉ? टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस is
inversely proportional to the volume. ओके, तो जो बात हम एक्सपेरिमेंट से देख रहे हैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखें? इधर क्या कंस्टेंट रहता है? टेम्परेचर रिमेनिंग कंस्टेंट. The process in which temperature remaining constant is called an isothermal process. It is called an isothermal process. So process मतलब एक प्रोसेस जिधर पैरामीटर्स का चेंज होता रहता है, जैसे कि T1 से T2, P1 से P2, V1 से V2. इधर तो T1 से T2 होने वाला नहीं है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट is called an isothermal process. ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए इसका? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ता जाता है और वाइस वर्सा, मतलब वॉल्यूम ज्यादा होने से प्रेशर कम होता जाता है. ठीक है, तो हम लिखेंगे मैथमेटिकली P is inversely proportional to V. ठीक है, जैसे कि हमको पता है अगर इसको एक इक्वेशन बनाएं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का जरूरत होता है. ठीक है, तो हम लिखेंगे implies P is equal to, ये प्रोपोर्शनल से इक्वल मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नीड होता है और ये K 1/V. So if we take this V here, so then it will be PV is equal to K, यानी कांस्टेंट. क्या है इसका मतलब? करेस्पॉन्डिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा के लिए इक्वल ही रहता है. इसका मतलब क्या? सो फर्स्ट केस में हमारा 500 वॉल्यूम था एंड एटमॉस्फेरिक गैस प्रेशर ऑफ द गैस 1 एटमॉस्फेयर था. तो 500 इंटू 1 इज इक्वल टू 500. फिर जब फाइनल वॉल्यूम आ गया V2, वो हो गया 250 एंड प्रेशर बढ़ के कितना हो गया था? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसका मतलब 250 इंटू 2 इज इक्वल टू दैट 500. सो पहले वाला केस में वही 500, सेकेंड केस में भी वही 500. प्रोडक्ट P इंटू V, करस्पॉन्डिंग प्रेशर एंड करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम. इसका मतलब क्या है? P1 और V1 का प्रोडक्ट जितना होगा P2 V2 का प्रोडक्ट भी उतना ही होगा. ठीक है, सो हम लिखेंगे PV इक्वल टू कांस्टेंट के मतलब ये है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ये है फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर बॉयल्स लॉ. अगर इसको फर्दर डेवलप करें, अगर हम चाहें कि इसमें डेंसिटी का एक टर्म घुस जाए तो क्या करेंगे? हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. सो आई विल राइट फॉर द फर्स्ट केस D1 इज इक्वल टू M1 बाई V1. ठीक है, ठीक उसी तरह D2 सेकंड केस के लिए M2 बाई V2. हमारा क्या चाहिए इधर? V1 एंड V2. इधर ही लाके सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. ठीक है, तो ये हो गया implies, इधर हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू, V1 इधर आ जाएगा, D1 उधर चला जाएगा, M1 बाई D1 एंड V2 इज इक्वल टू M2 बाई
D2, M2 by D2 इधर लाके सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो implies P1 into, देखिए सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमारा डेफिनेशन में क्या था, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, इसका मतलब है मास उधर कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर मास का गैस में हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या चेंज होता है इसको देखते हैं। तो अभी क्या करेंगे, P1, तो मास, since mass is constant, there should not be M1 and M2. So M1 is equal to M2 or simply M, right? So P1, V1 की जगह लिखेंगे M by D1, M by D1 is equal to P2 into M2 is also equal to M by D2. So M getting cancelled, तो क्या रह गया हमारे लिए, P1 by D1 is equal to P2 by D2. This is another very important formula for Boyle's law. प्रेशर, एरिया एंड लेंथ के बीच में भी रिलेशनशिप का डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको, वो जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप और एक रिलेशनशिप रह गया, इसको हम प्रॉब्लम्स में सॉल्व करके देखेंगे। अभी क्या करेंगे, बॉयल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहले वाला रिप्रेजेंटेशन में हम दिखाएंगे कैसे वॉल्यूम कम होने से प्रेशर ज्यादा से ज्यादा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो कैसे होगा इसका ग्राफ, अगर इधर हम प्रेशर लेंगे, इधर हम वॉल्यूम लेंगे, ऑर्डिनेट, और ये है एब्सीसा, ये वर्टिकल एक्सिस को ऑर्डिनेट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एब्सीसा करके बोलते हैं, ठीक है। तो P और V के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वॉल्यूम बॉयल्स लॉ का, ये कुछ इस तरह कर्व होता है, इस तरह फॉर्म लेता है। ये कर्व कैसे इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम कम होने से प्रेशर ज्यादा होता है। से दिस इज द V1, so when the volume was V1, the pressure was P1। जैसे कि V1 हमारे लिए था 500 सेंटीमीटर क्यूब एंड प्रेशर था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वॉल्यूम को हम कम कर लिए, से अभी हम जीरो के ओर आ रहे हैं, ये जीरो वॉल्यूम है, इस ओर आएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा और फाइनली जीरो हो जाएगा। तो V1 से V2 कम है, ठीक है। तो वो V2 में प्रेशर कितना है, दिस इज द प्रेशर, फाइनल प्रेशर। सो V1 के लिए प्रेशर P1 था, लेकिन V2 के लिए प्रेशर P2 है, यानी P1 से P2 बड़ा हो गया है। तो जब V2 is less than V1, P2 is greater than P1। ये ग्राफ हमको ये सिखाता है, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा ग्राफ लेनी है, P V से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक का वैल्यू बढ़ने से दूसरे का कम हो जाता है। लेकिन अगर हम P एंड 1 by V का बात करें, तो ये दोनों
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P बढ़ेगा तो 1/V भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो अभी सेकेंड ग्राफ क्या है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। सो इधर P लेंगे और इधर 1/V लेंगे। ये P वर्सेस 1/V का ग्राफ कुछ इस तरह स्ट्रेट लाइन होता है। इसका मतलब अगर ये है हमारे लिए पहले वाला 1/V1 फर्स्ट केस, और इस 1/V1 के लिए प्रेशर होता है P1, और फिर अगर ये है 1/V2, ये है 1/V2, तो इसके लिए अगर देखें तो ये हो गया P2, ये हो गया P2। तो P1 से P2 बड़ा है, 1/V1 से 1/V2, 1/V1 से 1/V2 बढ़ गया, तो P1 से P2 ज्यादा हो गया। यह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात। फिर क्या करेंगे? जैसे कि एक इक्वेशन से हमको पता चला कि करेस्पॉन्डिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, इसके लिए हमारा थर्ड ग्राफ होगा, ठीक है। सो द नंबर 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर ये हमारे लिए PV है और हर P के लिए जो V है वो P एंड V दोनों का प्रोडक्ट ये ऑर्डिनेट में लिया गया है और आपसीसा में P लिया गया है। Whatever may be the value of pressure, the values of PV will remain constant. Okay, so it will take a graph in the form like this. मतलब P जितना बड़ा हो, P भी लेकिन हमेशा के लिए एक रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये है PV वर्सेस P का ग्राफ। फिर फोर्थ वन क्या होगा? P, P एंड D। जैसे कि हम देखें कि प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द गैस remains directly proportional. So fourth one will be P is directly proportional directly proportional to density, ठीक है। तो अगर इसको हम ग्राफ करेंगे P और D के बीच में, तो व्यास ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, जितना वॉल्यूम कम होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होगा, ठीक है। ये पता है ना हमको, ठीक है। तो फिर फिफ्थ का ग्राफ होगा लॉगरिथम को लेके। अगर तुमको लॉगरिथम पता भी नहीं है, इसको याद रख लो। जब लॉगरिथम थर्मोडायनामिक्स हम जब डिस्कशन करेंगे, थोड़ा बहुत उधर भी लॉगरिथम का यूज होगा, उस टाइम पे मैं पूरा लॉगरिथम डिस्कशन कर दूंगा। और अभी बस लॉगरिथम का ग्राफ बॉयल्स लॉ के लिए क्या है, इसको याद रख लो, ठीक है। अभी लॉगरिथम के ग्राफ देखो, अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो दोनों तरफ आई विल टेक लॉगरिथम, ठीक है। तो log PV इज इक्वल टू log कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का log वही कांस्टेंट होता है। तो एक फॉर्मूला है लॉगरिथम में, the logarithm of a product of two values is equal to the sum total of the logarithm of the two different functions. Okay? इसका मतलब क्या है
ये जो log p भी है इसका प्रोडक्ट हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला है log p प्लस log v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये जो इक्वेशन अभी हो गया, ये इक्वेशन क्या होता है, अगर log v को उस साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा log p इज इक्वल टू माइनस log v प्लस कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को इंडिकेट करता है। अगर मैथमेटिक्स में जब तुम्हारा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस डिस्कशन होगा, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे log p इज इक्वल टू -1 इंटू log v प्लस c। ये जो इक्वेशन है, अगर इसको हम y कंसीडर करेंगे और इसको अगर m मतलब क्या है, स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का स्लोप होता है m इंटू log v। अगर log v को हम x करके लिखेंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, और अभी ये जो y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसमें m इज इक्वल टू माइनस है, नेगेटिव स्लोप वाला इक्वेशन को हम ग्राफ में ऐसे दिखाएंगे, ये अगर y, ये अगर x, और x हम बोलते हैं log v और इसको बोलते हैं log p, तो log p log v का ग्राफ कुछ इस तरह होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। जैसे कि मैं बोला, अगर समझ में नहीं आया तो जस्ट रिमेंबर इट, व्हेन यू विल स्टडी अबाउट this equation of straight lines, you will come to know it's very easy. Okay? अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या है न्यूमेरिकल्स? A 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एयर column is trapped by a column of mercury mercury 8 centimeter long in a cylinder of uniform bore when the cylinder is held horizontally in a room at 1 atm pressure as shown below. ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से इधर एआर है जिसका लेंथ है, ये इसके बीच ये जो लेंथ है एआर कॉलम का 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर एआर कॉलम को कौन सा चीज ट्रैप करता है? मर्क्यूरी। इधर क्या है? मर्क्यूरी।
ये मर्क्यूरी का लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन। पूछता क्या है? पूछता है व्हाट विल बी the length of air column if the cylinder is kept vertically with the open end up, क्या बोलता है? ये जो हॉराइजेंटली प्लेस हुआ है रूम में, जो ये सिलेंडर या ट्यूब, अगर ये ट्यूब का ये है ओपन एंड जिसके थ्रू मर्क्यूरी डाला गया है और ये मर्क्यूरी कुछ एयर को ट्रैप किया हुआ है, अगर ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब को वर्टिकली हम रखें तो ये 10 सेंटीमीटर होने वाला एयर कॉलम का लेंथ कितना होगा? तो मतलब इसका कंडीशन क्या है? अभी ये जो एंड को ऊपर दे देंगे तो क्या दे देंगे? ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इधर मर्क्यूरी रहेगा, इधर एयर रहेगा। मर्क्यूरी का एक्सपांशन इतना ज्यादा नहीं होता है, बस खाली कैलकुलेट करना है हमको एयर कॉलम का कितना है। ठीक है, ये जो लेंथ, ये जो होने वाला लेंथ, ये ऊपर जब आ गया तो कितना होगा ये लेंथ? एयर कॉलम का कितना लेंथ होगा? ये है क्वेश्चन। ठीक है, मैं बोला था कि जो फॉर्मूला था P1 V1 is equal to P2 V2 फर्स्ट फॉर्मूला, P1 by D1 is equal to P2 by D2 सेकंड फॉर्मूला। अभी हम थर्ड फॉर्मूला के ओर जा रहे हैं। कैसे ये डेवलप होता है इसको हम देखेंगे और ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछता है? ये है गिवन डाटा और आस्किंग दिस हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ओपन एंड अप। ठीक है, तो ये जो ओपन एंड है, क्वेश्चन के हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मींस जैसे कि हमको पता है एयर हर किसी भी डायरेक्शन से एक ही प्रेशर डालता है, और क्वेश्चन के हिसाब से वो है 1 atm। ये जो 1 atm है हमको पता है ये है 760 मिलीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी। सो ये जो 760 प्रेशर एटमॉस्फेयर डालता है, और जब ये सिलेंडर या ट्यूब हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, उसमें जो मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी इस एयर के ऊपर, एयर कॉलम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालता है। लेकिन जब इसको हम वर्टिकली रख देते हैं तो डेफिनेटली ये जो बोथ प्रेशर अप्लाई होते हैं, एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फिर क्या, मर्क्यूरी का प्रेशर। मर्क्यूरी प्रेशर डालता है ना, कितने, इसका इक्विवेलेंट प्रेशर कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 2 केसेस, दिस इज इनिशियल केस, दिस इज फाइनल केस। ठीक है, तो इनिशियल केस में, ठीक है, ये जो प्रेशर था वो प्रेशर है 1 atm जो है 760 और ये जो होने वाला मर्क्यूरी कोई प्रेशर नहीं डालता है। फिर फाइनल प्रेशर क्या हो जाता है? P2, ये है 760 AR का प्रेशर, मतलब बाहर का एयर, मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर, प्लस
8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 मिलीमीटर. So this will be 840 मिलीमीटर. तो फाइनल प्रेशर. तो क्वेश्चन है कि ये जो लेंथ, अगर ये लेंथ L1 होता है, ये लेंथ को L2 बोलेंगे. अगर L1 10 सेंटीमीटर होता है तो L2 कितना होगा, ये क्वेश्चन हमको पूछ रहा है. तो कैसे करें? हमको पता है बॉयल्स लॉ से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ठीक है. एंड वॉल्यूम एरिया एंड लेंथ का प्रोडक्ट होता है. ठीक है ना. ये जो V1 वॉल्यूम इज इक्वल टू हम लिखेंगे एम्प्लाइज P1 इंटू एरिया A1 इंटू लेंथ. इसको भी लिखेंगे P2 इंटू एरिया A2 इंटू लेंथ. ठीक है. ठीक है. तो अगर ये जो एरिया, किसका एरिया, देखो अगर मैं एक सिलेंडर है, इसका एरिया मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मतलब ये जो है, अगर इसको कट कर लेंगे, ऐसा एक सिंपल सा एक प्लेन सरफेस आएगा ना, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये यूनिफॉर्म बोर है. मतलब पूरा सिलेंडर में ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है. तो जब एआर का लेंथ 10 सेंटीमीटर था, उधर भी एरिया समान था. जब फाइनल एआर का लेंथ कितना होगा, लेंथ चेंज होगा, लेकिन ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म बोर है. ठीक है ना. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है. तो A1 एंड A2 एक ही बात है, हम इसको A ही लिखेंगे. तो ये हो गया P1 इंटू A इंटू L1 इज इक्वल टू P2 इंटू A2 इंटू L2. So you see this is A getting cancelled. So we are writing P1 L1 is equal to P2 L2. So ये एक थर्ड फॉर्मूला, जैसे कि मैं बोल रहा था कि हम जैसे चाहेंगे इक्वेशंस को डेवलप करते जाएंगे, नया नया इक्वेशन हमारे सामने आएगा. ये एक थर्ड फॉर्म ऑफ द बॉयल्स लॉ है. अगर टेम्परेचर एंड गिवन मास ऑफ गैस कांस्टेंट रहे तो बस इसको अप्लाई कर लेंगे, हमारा L2 निकल जाएगा. तो पहले कितना था, 760 इंटू एआर का लेंथ कितना है L1 10 सेंटीमीटर. फाइनल प्रेशर कितना होता है 840 इंटू L2. बस अभी L2 हो जाएगा 760 इंटू 10 बाई 840. बस आंसर आ गया. तो ये था बॉयल्स लॉ के बारे में बात. अभी चलेंगे चार्ल्स लॉ. ओके.